चाइना ये जानता है कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। युद्ध करना महंगा पड़ता है, सैनिक मरते हैं, इकोनॉमी गिरती है, दुनिया सवाल पूछती है। इसलिए चाइना अपना रास्ता बदला। उसने कहा गोली क्यों चलानी जब सामने वाला खुद झुक सकता है। और यहीं से एक शब्द पैदा हुआ, यानी BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI का मतलब चीन दूसरे देशों में अपनी सड़क बनाता है, रेल बनाता है, बंदरगाह बनाता है, बिजली बनाता है, इंटरनेट बनाता है, लेकिन अपने पैसों से नहीं, वो देता है लोन यानी कर्ज। और जब देश कर्ज नहीं चुका पाता तो कहानी यहीं से पलट जाती है। यानी भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी एक गलती से 99 साल की सजा काट रही है, वो भी चीन के हाथों में कैद रहकर। यानी श्रीलंका छोटा सा देश है, उसे विकास चाहिए था, तभी चीन आया और श्रीलंका को बोला लो पैसा बनाओ बंदरगाह, देश चमक जाएगा। यानी बंदरगाह भी बना जिसका नाम रखा गया हम्बनटोटा पोर्ट। लेकिन इस पोर्ट से कमाई नहीं हुई, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन श्रीलंका बोला हम चुका नहीं सकते। लेकिन चीन इसका कुछ जवाब नहीं दिया, उसने मुस्कुराया और बोला कोई बात नहीं, 99 साल के लिए बंदरगाह हमें दे दो। यानी इसी को कहते हैं डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, मतलब कर्ज ऐसा दो कि वापसी नामुमकिन हो जाए। और आज वो बंदरगाह श्रीलंका का नहीं, चीन की रणनीति का हिस्सा है। और ये बंदरगाह है कहाँ? यानी भारत के बिल्कुल पास। लेकिन चाइना की यह तो बहुत छोटी सी कारनामे है, यानी भारत को घेरने के लिए उसने इतने बड़े बड़े कारनामे पैदा करके रखा है अपनी इस रणनीति से, आप जानकर दंग रह जाएंगे। और यह कारनामे कोई शोर मचाकर नहीं, बल्कि एकदम शांति में, चुप्पी की साए में की है। और जानेंगे पूरा एक एक डिटेल में, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। कुछ लोगों के नजर में युद्ध यानी हमला का मतलब टैंक, मिसाइल, सैनिक और बॉर्डर पर शोर है, लेकिन असली दुनिया में हमला वो होता है जो धीरे धीरे सांस रोक दे और सामने वाले को पता भी न चले कि दम कब घुटने लगा। यानी जैसे मौसम बदलता है, ठंड एकदम से नहीं पड़ने लगती है, पहले हवा चलती है, फिर हल्की सिहरन होती है, फिर आदत पड़ जाती है और एक दिन आप बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल पाते। जहां चीन बिल्कुल वही कर रहा है, वो भारत के चारों तरफ ऐसा माहौल बना रहा है कि दबाव सामान्य लगने लगे। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब खतरा रोज का हिस्सा बन जाए तो इंसान उससे लड़ना छोड़ देता है। अब जरा इसे आम भाषा में समझो, यानी कोई आदमी अगर तुमसे एक दिन में 10,000 उधार मांगे तो तुम सोचोगे, लेकिन अगर वही आदमी रोज 100-200 मांगता रहे तो एक दिन तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम कब कर्जदार बन गए। और चीन यही कर रहा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ। पहले छोटा प्रोजेक्ट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर कर्ज, फिर और कर्ज। और जब देश थक जाए तो कहा जाता है कोई बात नहीं, ये बंदरगाह हमें दे दो, ये जमीन हमें दे दो, ये नीति बदल दो। और मजे की बात यह है कि सब कुछ कागज पर कानूनी लगता है, इसलिए दुनिया ज्यादा शोर नहीं मचाती। लेकिन ये सब भारत के लिए परेशानी ये है कि ये खेल हमारे घर के सामने खेला जा रहा है। यानी पाकिस्तान में ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, वो भारत के पश्चिमी समुद्री रास्तों पर चीन की आंख है। श्रीलंका का बंदरगाह हम्बनटोटा सिर्फ कर्ज की कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है कि अगर आर्थिक मजबूरी आ जाए तो राष्ट्रवादी भाषण भी काम नहीं आते। और मालदीव सिर्फ टूरिस्ट पोडकार्ड नहीं है, वो हिंद महासागर का वो मोड़ है जहां से नौसेना की दिशा बदली जा सकती है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है, वो भारत के उत्तर की वो खिड़की है जहां से चीन बिना शोर के अंदर झांक रहा है। और बांग्लादेश सिर्फ दोस्त नहीं है, वो एक बैलेंसिंग एक्ट है जहां भारत और चीन के बीच मचमच चल रहा है। लेकिन अब यहाँ एक शब्द आता है जिसे मीडिया बोल देता है लेकिन समझाता नहीं है, यानी स्ट्रेटेजिक लीवरेज। इसका मतलब बहुत सीधा है, ऐसा दबाव कि सामने वाला चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ खुलकर न खड़ा हो पाए, क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा पैसा बैठा हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारी तकनीक लगी हो, उसके नेताओं को पता हो कि अगर ज्यादा उछले तो अगला किस्त रुक सकती है। अब सोचो जरा, अगर कल को किसी छोटे देश को फैसला लेना हो कि भारत के साथ खड़ा होना है या चीन के खिलाफ बयान देना है, तो पहले अपने बजट को देखेगा, अपने कर्ज को देखेगा और फिर नैतिकता बाद में आएगी। और यही असली राजनीति है, और इसी राजनीति में चीन बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि उसने समय को हथियार बनाया है। और भारत की मुश्किल यह है कि हम अक्सर शोर पर ध्यान देते हैं और खामोशी को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक बॉर्डर पर गोली नहीं चली सब ठीक है, लेकिन असल में बॉर्डर से ज्यादा खतरनाक वो मीटिंग रूम होते हैं जहां बिना कैमरे के फैसले होते हैं, और चीन वही जीतता है। यानी अब यहाँ एक और
और शब्द समझ लो, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब ये देखना है कि कोई देश कर्ज लंबे समय तक चुका भी पाएगा या नहीं। चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू से ऐसे ही होते हैं जहां वापसी मुश्किल होती है, और जब वापसी मुश्किल हो तो सौदा हमेशा ताकतवर के पक्ष में हो जाता है। अब कोई पूछे कि भारत क्या कर रहा है, तो जवाब सीधा है, भारत सिर्फ कोशिश कर रहा है, लेकिन देर से। सच ये है कि चीन ने ये चाल 2000 के आसपास ही चलनी शुरू कर दी थी, और हम तब अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे हुए थे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देर बहुत महंगी पड़ती है, यहाँ कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। अब सोचो जरा, अगर कोई खिलाड़ी 20 साल पहले मैदान में उतर गया हो और तुम अभी वार्निंग अप कर रहे हो, तो मैच बराबरी का नहीं होता। और यही वजह है कि चीन को हराने का मतलब युद्ध नहीं, बल्कि भरोसा वापस जीतना है। पड़ोसियों को यह महसूस कराना है कि भारत सिर्फ भाषण नहीं देता, साथ भी देता है, और यह काम शोर से नहीं, लगातार मेहनत से होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंत में फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम इस घेराव को सच में समझ रहे हैं, या हम इसे भी रोज की खबर मानकर स्क्रॉल कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास गवाही देता है कि साम्राज्य तब नहीं गिरते जब दुश्मन ताकतवर होता है, वो तब गिरते हैं जब खतरे को मामूली समझ लिया जाता है। और चीन इसी भरोसे बैठा है कि भारत शोर तो करेगा, लेकिन समय पर गहराई से नहीं उतरेगा। और यही वो जगह है जहां कहानी अभी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। यानी चीन जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो उसकी सेना नहीं, बल्कि लोगों की थकान है। उसे पता है कि लोकतंत्र में हर चीज पर सवाल होते हैं, हर फैसले पर बहस होती है, और समय वहीं निकल जाता है। इसलिए वो तेज हमला नहीं करता, वो स्लो पॉइजन देता है। जैसे कोई आदमी रोज थोड़ा थोड़ा मीठा खाकर शुगर का मरीज बन जाए, और जब तक रिपोर्ट हाथ में आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। और चाइना के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे ही हैं, ऊपर से चमकदार, नीचे से भारी। लेकिन अब जरा देश म्यांमार की तरफ नजर डालें तो वहाँ क्या कैफ्यू पोर्ट है, जिसे चीन ने इसलिए पुश किया ताकि उसे मलक्का स्ट्रेट पर निर्भर न रहना पड़े। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट वही जगह है जहाँ से भारत और उसके सहयोगी चाहे तो चीन की सप्लाई लाइन को दबा सकते हैं। तो चीन ने अल्टरनेटिव रास्ता बना लिया। अब सोचो, ये सब किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, और सिस्टम को तोड़ने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, धैर्य और कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी अब आम आदमी के लेवल पर अगर हम इसे ऐसे समझे, यानी अगर तुम्हारे मोहल्ले में एक दुकानदार धीरे धीरे हर घर को उधार देना शुरू कर दे, किसी को राशन, किसी को मोबाइल, किसी को बाइक, तो एक दिन पूरा मोहल्ला उसी के हिसाब से चलेगा। कोई खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि सब कहीं न कहीं फंसे होंगे। और चाइना सेम यही कर रहा है भारत के पड़ोसी देशियों के साथ, ताकि भारत को आसानी से घेरा जा सके। और जहां IMF की रिपोर्ट साफ बताती है कि जिन देशों में चीन का कर्ज GDP के 20 से 30% से ऊपर चला गया, वहां नीति निर्णयों में चीन झुकाव दिखने लगता है। इसे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, डाटा कहता है। लेकिन अब मौसम की तरह एक और बात समझो, यानी जब बारिश शुरू होती है तो पहली बूंद पर कोई छाता नहीं खोलता। सब सोचते हैं अभी तो हल्की फुहार है, लेकिन वही फुहार जब तेज हो जाती है तो सब भीग चुके होते हैं। यानी भारत के आसपास यही हो रहा है। हर नया प्रोजेक्ट अलग अलग देखने पर छोटा लगता है, लेकिन जब पूरा नक्शा सामने रखो तो घेरा साफ दिखता है। और यही कारण है कि चाइना को जल्दी नहीं है, उसे पता है कि समय उसका साथी है। लेकिन अब यहाँ एक और हार्ड शब्द आता है जिसे आसान कर देता है, यानी जियो इकोनॉमिक्स। मतलब जब पैसा और व्यापार हथियार बन जाए, जब बंदूक की जगह बैलेंस शीट ही पैदा करे, तो क्या ही बात है। और चीन आज इसी खेल का मास्टर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत हेल्पलेस है। फर्क बस इतना है कि भारत को ये लड़ाई उसी भाषा में लड़नी होगी, न कि सिर्फ मॉरल हाई ग्राउंड से, बल्कि प्रैक्टिकली मदद से। पड़ोसियों को सिर्फ भाई कहने से नहीं, बल्कि उनके मुश्किल समय में खड़े होकर। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती भाषण से नहीं, भरोसे से बनती है, और भरोसा धीरे धीरे बनता है। यानी जैसे पेड़ आज बोओगे तो कल छाया नहीं देगा, लेकिन चीन ने ये पेड़ बहुत पहले लगा दिए थे। अब अगर भारत चाहता कि अगली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले, तो उसे अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ऐसा होगा कि हम हर त्योहार पर दिए जलाएंगे, भाषण सुनेंगे, और नक्शे पर एक एक करके रंग बदलते देखेंगे। और तब शायद कोई बोलेगा कि काश हमने पहले समझ लिया होता। क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक वाक्य यही होता है कि हमें लगा इतना बड़ा खतरा नहीं है। और चीन इसी भरोसे बैठा है कि हम उसे तब समझेंगे जब उसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने लगेगा। और
उस दिन सवाल ये नहीं रहेगा कि चीन ने क्या किया, सवाल ये रहेगा कि हमने समय रहते ही क्या नहीं किया। और यही वजह है कि जब हम चीन की इस घेराबंदी को समझने बैठते हैं तो हमें टीवी डिबेट्स वाला चश्मा उतारकर जमीनी चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि असली खेल वहीं दिखता है जहां कैमरा नहीं जाता। लेकिन अब जरा हम तेल की बात करें तो, क्योंकि पैसा, ऊर्जा और राजनीति हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा हिंद महासागर और मलक्का स्टेट से होकर आता है। अब मलक्का स्टेट क्या है, इसे भी आम भाषा में समझो, यानी ये समुद्र का वो पतला रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार गुजरता है और चीन का भी ज्यादातर तेल यहीं से जाता है। चीन को डर है कि अगर कभी हालात बिगड़े तो भारत और उसके सहयोगी इस रास्ते को दबा सकते हैं, और इसीलिए उसने म्यांमार में क्यायूकीफ्यू पोर्ट बनाया, पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, श्रीलंका में हम्बन टोटा लिया, ताकि तेल और सामान वैकल्पिक रास्तों से आ सके। इसे कहते हैं सप्लाई लाइन सिक्योर करना। अब सोचो, जब कोई आदमी अपने घर के लिए 3-3 रास्ते बनवाता है तो इसलिए नहीं करता कि उसे घूमना पसंद है, वो इसलिए करता है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहे। और चीन यही कर रहा है, और भारत की परेशानी ये है कि उसके चारों तरफ यही वैकल्पिक रास्ते चीन बना रहा है। अब यहाँ मौसम वाली बात फिर याद कर लो, जैसे गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है, पहले पंखा चलता है, फिर कूलर, फिर एसी, और एक दिन बिना एसी के रहना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही चाइना की मौजूदगी पहले छोटी लगती है, फिर सामान्य और फिर जरूरी, और जब तक देश समझता है कि अब ज्यादा हो गया तब तक वो निर्भर हो चुका होता है। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े साफ बताते हैं कि जिन देशों में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश GDP के बड़े हिस्से तक पहुंच जाता है, वहां नीति निर्माण में पारदर्शिता कम होने लगती है, क्योंकि कर्ज देने वाला हमेशा चाहता है कि सवाल कम पूछे जाए। लेकिन अब आम आदमी की भाषा में इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें उधार भी दे रहा हो, नौकरी भी दिलवा रहा हो और दुकान भी उसी की हो, तो तुम कितनी बार उसके खिलाफ आवाज उठाओगे? शायद एक बार भी नहीं। देशों के साथ भी यही होता है। यानी अब भारत की तरफ आए तो यहाँ एक गलती अक्सर होती है, हम सोचते हैं कि नैतिकता से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नैतिकता तभी चलती है जब जेब मजबूत हो और विकल्प मौजूद हो। चीन ने विकल्प बनाए हैं, भारत अब बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसे इसलिए बढ़ाया गया ताकि पाकिस्तान और चीन के ग्वादर का जवाब दिया जा सके। लेकिन चाबहार पर काम धीमा है और दुनिया में धीमापन भी एक कमजोरी बन जाता है। अब यहाँ एक और हार्ड शब्द आता है जिसे आसान कर देता हूँ, यानी पावर प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि अपनी ताकत को सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि महसूस कराना। चीन अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए यही कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, वो कहता है कि मैं तुम्हें मदद कर रहा हूँ, और मदद लेने वाला धीरे धीरे एहसान तले दब जाता है। अब सोचो, अगर कल को कोई छोटा देश भारत के साथ सैन्य अभ्यास करना चाहे और चीन उसे इशारों में ही बता दे कि अगली किस्त रुक सकती है, तो फैसला कितना आसान रहेगा। यही असली दबाव है, बंदूक वाला नहीं, बैंक वाला दबाव। और यही वजह है कि चीन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सेना से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए अर्थव्यवस्था, कूटनीति और भरोसे का एक साथ काम करना जरूरी है। भारत के पास क्षमता है, इसमें शक नहीं है, लेकिन क्षमता और इस्तेमाल में फर्क होता है। और समय यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चीन को जल्दी नहीं है। वो जानता है कि लोकतंत्र में फैसले बदलते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका सिस्टम स्थिर है, लंबी सोच वाला है, और इसी स्थिरता का फायदा वो उठा रहा है। यानी अब आखिरी में बात फिर वहीं आकर टिकती है कि ये घेराबंदी किसी एक दिन में नहीं टूटेगी। ये कोई फिल्म की क्लाइमेक्स नहीं है जहां आखिरी 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। ये रोज की मेहनत का खेल है, रोज भरोसा बनाने का खेल है, और रोज ये समझने का खेल है कि असली खतरा हमेशा शोर मचा कर नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल खामोशी से आता है, जैसे बदलता मौसम, जैसे बढ़ती महंगाई। और जब तक उसे महसूस करते हैं तब तक वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। और चीन इसी भरोसे बैठा है कि भारत समझेगा, लेकिन थोड़ा देर से, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी देरी भी बहुत भारी भी पड़ती है। और यह चाइना
की रणनीति समझना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत जितना जल्दी चाइना की इस रणनीति को समझ लेगा, भारत के लिए रास्ता उतना आसान हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, भारत की पॉलिटिक्स की मर्जी कि भारत क्या चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स इस रणनीति पर आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और हाँ, यदि आप पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, करंट इशू एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।